नमस्कार, मैं बलवंत कुमार। फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने अब तक के जितने भी वीडियो दिए हैं, उस वीडियो में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के कारणों को समझा है, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था में जो हुए परिवर्तन हैं उनको समझा है, राजतंत्रीय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ ये हम लोगों ने देखा। अब ये मेरा आखिरी वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति पर फ्रांस के समाज में क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रांति का किसी भी व्यवस्था में जो क्रांति हुई है उस क्रांति का अंतिम परिणाम क्या है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए फ्रांस की क्रांति का जो महत्व था वो इसके प्रभाव से ही समझ में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और विश्व के अन्य देशों तक ये क्रांति कहाँ तक कारगर सिद्ध हुई और इसने क्या प्रभाव छोड़ा। तो हम देखते हैं कि फ्रांस में जो समाज था वो हायरार्की व्यवस्था थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट की। जब क्रांति हुई तो तीनों स्टेट को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे के तहत समानता आई। समानता का प्रभाव ये हुआ कि वहाँ का जो मध्यम वर्ग था, जो निम्न तबके के लोग थे, जिनको राजनीतिक व्यवस्था में और ऊपर से जो हमारी व्यवस्थाएं थी उस समाज की, उसमें कहीं कोई भूमिका निभाने का अवसर नहीं था। इस क्रांति से सबसे बड़ा प्रभाव उभर के आया। नेपोलियन जैसा व्यक्ति जो एक साधारण से परिवार से, मध्यम क्लास से बिलोंग करता था, अपनी सैनिक योग्यता के बल पर महत्वपूर्ण काम करते हुए फ्रांस का राजा बन जाता है। फ्रांस वहाँ सबसे पहले डायरेक्टरी तक पहुँचा और डायरेक्टरी में भी जाकर वह एकल व्यवस्था स्थापित किया और अकेले अपने दम पर पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व तक अपना प्रभाव छोड़ा। तो ये उस क्रांति की सबसे बड़ी व्यवस्था ये रही थी कि नेपोलियन का उदय हुआ। दूसरी बात, कानूनी संहिता। फ्रांस में जो पूर्व का कानून था, राजतंत्रीय व्यवस्था, वो समाप्त की गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का कानून कायम किया गया। जब नेपोलियन वहाँ व्यवस्था में आता है, शासन में, तो नेपोलियन ने क्या किया कि कानूनी संहिता स्थापित की। नेपोलियन को उसकी विजय से ज़्यादा, नेपोलियन ने लगभग 40 विजय की, लेकिन नेपोलियन को युद्ध के विजय से ज़्यादा उसकी कानूनी संहिता के लिए याद किया जाता है। यहाँ तक कि नेपोलियन खुद कहता है कि मेरी विजय से ज़्यादा मेरी संहिताएं, जो मेरी कानूनी व्यवस्थाएं हैं, ये मुझे पूरे विश्व तक पहुँचाएंगी और लोगों में हमेशा याद किया जाएगा। और ये सही भी साबित होता है कि जो पैनल कोड था, सीपीसी था, सिविल कोड था, जितने भी 5 कानून दिए कानूनी संहिताओं में, वो मील का पत्थर साबित हुए फ्रांस की व्यवस्था के लिए। और आज भी नेपोलियन को उसकी कानूनी संहिता के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूरोप का आधुनिकीकरण। यूरोप की जो व्यवस्थाएं थी, सामंती व्यवस्थाएं पूरे यूरोप में लागू थी राजतंत्रीय व्यवस्था के तहत। अब क्या हुआ कि क्रांति के कारण वहाँ का जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, इससे पूरे यूरोप में एक आधुनिकीकरण हुआ। ये आधुनिकीकरण शुरुआत हुई फ्रांस से, वहाँ से निकलते हुए उस क्रांति की आँच यूरोप के अन्य देशों तक पहुँची और जो आधुनिकीकरण का स्रोत दिखाई पड़ता है वो पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसका परिणाम हुआ कि यूरोप का जो आधुनिकीकरण हुआ उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस के क्रांति का प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ सामंती व्यवस्था का पतन कैसे हुआ। तो राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई, लोक गणतंत्र की व्यवस्था कायम की गई। हमको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ये आधुनिकीकरण के स्रोत हैं। जहाँ विश्व में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के आधार पर ही कानून का संचालन होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज़ें लागू हैं। इसकी शुरुआत हमको फ्रांस में दिखाई पड़ती है। इसलिए ये माना जाता है कि जो आधुनिकीकरण का शुरुआत हुआ यूरोप में, उसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। सबसे पहले राजतंत्र का समापन फ्रांस में ही हुआ था, इसलिए आधुनिकीकरण का स्रोत फ्रांस में ही देखा जाता है। तीसरी बात, सामंती व्यवस्था का पतन। तो चौथी पॉइंट है कि सामंती व्यवस्था का पतन हुआ तो सामंती व्यवस्था पूरे यूरोप में धीरे धीरे पतन हो गया और यूरोप के अन्य देशों में भी हम देखते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। कहीं कहीं संवैधानिक राजतंत्र को मान्यता है, लेकिन गणतंत्रीय व्यवस्था के तहत, और नहीं तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। तो ये चीज़ हमको दिखाई पड़ती है कि ये फ्रांस के पतन से ही, फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था के पतन से ही यूरोप के अन्य देशों में ये नींव पहुँची, ये आग बुझी। उस आग का प्रभाव हुआ कि पूरा यूरोप
सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और वहाँ पे नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं अन्य देशों में लागू हुई। विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। ये यूरोप में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव ऐसा हुआ कि ये पूरे विश्व, यहाँ तक कि भारत में हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले जो अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का उनको अग्रदूत माना जाता है। और वो खुद प्रेरित हुए कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति के बाद जो भी विचारक थे, दार्शनिक थे, उनके विचारों को पहली बार प्रिंटिंग मटेरियल में लाया गया। प्रिंट मटेरियल जब सामने आया, लोगों ने पढ़ा, उसके चीज़ों को जाना, तो उससे प्रभावित हुए। राजा राम मोहन राय भी फ्रांस के क्रांति के जितने भी प्रभाव थे, जो उन्होंने चीज़ें पढ़ी, जानी, उसको अपने देश में भी सोचा ये लागू होना चाहिए। और गुलामी के जंजीरों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले जो विचार आए, उन विचारों के आधार पर ही समाज का सुधार किया गया। तो राजा राम मोहन राय भारत के लिए और टीपू सुल्तान, दो लोग ऐसे थे जो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। ये भारत के अग्रदूत हैं विचारों के, आधुनिक भारत के अग्रदूत माने जाते हैं। और टीपू सुल्तान, ये दो लोग फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हमें इनके कार्यशैली में भी फ्रांस का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बना। फ्रांस का प्रभाव यूरोप तक तो था ही, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन दोनों लोगों के विचारों को याद किया जाता है। इस तरह से फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा। इसको हम लोग फ्रांस के पूरे परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये समाप्त हुआ मेरा। अगर आपको मेरा ये जो अध्ययन कार्य है पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में अगली क्रांति को लेकर प्रस्तुत होंगे।